हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग भारत के भूगोल के नेक्स्ट वीडियो भारत के पर्वत एवं उनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पर्वत का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। चलिए उसको आसानी ढंग से उसको समझते हैं कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले पर्वत पर्वत क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि पर्वत क्या होता है, किस स्थलाकृति को पर्वत कहते हैं। तो पर्वत होने के लिए दो तीन चीज जरूरी है। पहला कि उसका MSL जिसको मीन सी लेवल जो कि मुंबई से लिया गया है, उससे जिसको हिंदी में समुद्र तल कहते हैं, माध्य समुद्र तल, जिससे 1000 मीटर होना चाहिए। यानी वो स्थलाकृति जो कि मीन सी लेवल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे हो और उसका एक चोटी हो, चोटी अवश्य होना चाहिए, यानी उसका क्राउन पॉइंट होना चाहिए, जिसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। था उसका ढाल स्लोप यानी उसमें स्लोप होना चाहिए। स्लोप यानी इसको हम स्लोप बोलते हैं, यानी ढाल। तो पर्वत उस स्थलाकृति को कहेंगे जो कि मीन सी लेवल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे होना चाहिए, उसमें एक क्रोन पॉइंट यानी शीर्ष होना चाहिए और उसका स्लोप बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पर्वत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत के निर्माण के आधार पे इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसी से हम लोग पर्वत के निर्माण के बारे में थोड़ा आइडिया लगाएंगे। तो पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है कि पहला भाग वलित पर्वत, दूसरे प्रकार की बात करें तो ब्लॉक पर्वत या इसे अवरोधक पर्वत भी कहते हैं। तीसरे टाइप की बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा अवशिष्ट पर्वत। सबसे पहले बात करते हैं वलित पर्वत की। वलित पर्वत कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है और इसका उदाहरण दो चार कौन कौन से हैं। सबसे पहले वलित पर्वत का बात करते हैं। जब पृथ्वी का एक सिद्धांत होता है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक टाइटेनिक प्लेट थ्योरी होता है, उसी के आधार पे समझेंगे। मान लेते हैं कि ये 2 टाइटेनिक प्लेटें हैं, ए और बी। जो हमारी पृथ्वी है वो कई टाइटेनिक प्लेटों पे से बनी हुई है, जो कि टाइटेनिक जो प्लेटें हैं वे लगातार चक्कर लगाती रहती है या घूमती रहती है। जब इन दोनों प्लेटों में अभिसारी गत होती है, थोड़ा सा अपसारी और अपसारी के बारे में समझ लेते हैं। तो अपसारी एक होता है अपसारी, इसका मतलब होता है दूर जाना, यानी एक इधर गत करेगा तो एक इधर। अभिसारी मतलब होता है पास आना, यानी एक इधर, यानी दोनों ऑपोजिट साइड में इसमें गति करेंगे और दोनों ये एक साइड में पास आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब दोनों टाइटेनिक प्लेटों में अभिसारी गत होती है, तो जब ये टकराती है तो एक प्लेट थोड़ा सा नीचे की तरफ चली जाती है और दूसरी प्लेट ऊपर उठ जाती है। पर्वत के इसी भाग को उठने के कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है।
यदि बात करें कि इसमें कौन सा फोर्स जो कि है इस वलित पर्वत का निर्माण करता है, तो यहाँ से देखते हैं कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि दबाने वाले फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। कंप्रेसिव यानी संपीड़ित बल। यदि यही फोर्स एक दूसरे को खींचने के काम करे तो उसे टेंशन फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी इसमें कंप्रेसिव फोर्स के कारण एक भाग नीचे दब जाता है जो कि मजबूत या भारी होता है, और जो हल्का होता है या कमजोर होता है वो भाग ऊपर की तरफ उड़ जाता है और पर्वत का निर्माण करता है, जिसे हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। जो हिमालय है यहाँ पे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत वो वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे चलते हैं तो सेकेंड नंबर ब्लैक पर्वत। ब्लैक पर्वत या अवरोधक पर्वत। ब्लैक पर्वत का निर्माण जब टेक्टोनिक प्लेटों में टेंशन फोर्स आता है, इसको हम लोग देखें कि ये कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता है। ब्लैक पर्वत का निर्माण टेंशन फोर्स के कारण होता है। जब टाइटेनिक प्लेट में टेंशन फोर्स लगता है किसी वजह से, तो यहाँ पे क्योंकि टेंशन फोर्स होता है किसी पदार्थ को मटेरियल को तोड़ने का काम करता है या क्रैक जनरेट करता है, तो यहाँ पे क्रैक आ जाती है। किसी वजह से क्रैक जब आती है तो इसका एक भाग कुछ नीचे चला जाता है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। उसे ब्लैक पर्वत कहते हैं, उसी को ब्लैक पर्वत कह देते हैं। यदि मान लीजिए ये टाइटेनिक प्लेट में एक से अधिक क्रैक, अगर दो क्रैक हो जाता है, जब दो क्रैक होती है तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि नीचे से अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा हो, टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स है, तो जब ये टेंशन फोर्स लगेगा तो इसका भाग उठ जाएगा और इसकी आकृति ऐसा हो जाएगा। थोड़ा देखिएगा, इस आकृति का हो जाएगा जब नीचे से टेंशन फोर्स लगेगा और दो क्रैक जनरेट होंगे तब, यानी इसमें फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस प्रकार के पर्वत को हम लोग ब्लैक पर्वत के नाम से जानते हैं। जब यही फोर्स ऊपर की तरफ से लग जाए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि जब यही फोर्स ऊपर की तरफ से लगेगा तो कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखने लगेगा, और इसको हम लोग भ्रंश के नाम से जानते हैं या भ्रंश घाटी कहते हैं, जो कि हम लोग नदी वाले वीडियो में पढ़े थे कि जो नर्मदा और ताप्ती है वो भ्रंश घाटी से होकर जाती है, या भ्रंश नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो दो पहाड़ों के ये पर्वत हो गए और इन्हीं के बीच से जाती है, और इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये जब फोर्स लग रहा है बीच में, ये साइड से लगे, इसके साइड से, यानी यहाँ पे लगे और ये स्थिर है, तब क्या होगा कि इसका निर्माण ऐसे होगा। तब इस पर्वत को हम लोग क्या कह देते हैं, हार्ज पर्वत। जब साइड में टेंशन फोर्स लगा हो, यानी हम लोग देखें कि ब्लैक पर्वत में एक हार्ज पर्वत, एक ब्लैक पर्वत, एक भ्रंश का निर्माण होता है। जब टेंशन फोर्स इसके मध्य में लगा होता है तो ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है। जब ये टेंशन फोर्स ऊपर से लगता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, और जब ये साइड से लगता है तो इसे हार्ज पर्वत का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बात करते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर ग्राउंड लेवल से जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, जो कि 32 मीटर
एक एवरेज 32 मीटर पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है कि जब वलित पर्वत के जो ये सिरा है वो गर्म क्षेत्र में आ जाता है और ये नष्ट होने लगता है, और यहाँ से जो क्षतिग्रस्त पदार्थ होते हैं मैग्मा के रूप में बाहर आने लगते हैं, मैग्मा के रूप में बाहर आने लगते हैं। यहाँ से मैग्मा के रूप में बाहर आते हैं और इकट्ठा होते हैं, पृथ्वी पे इकट्ठा होते हैं, जिससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। आप लोग सुने होंगे आग्नेय राग, जो कि आग्नेय चट्टानें हैं, वो सब ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो जब जो ये कोन, इसको कोन कहते हैं, यहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर निकलते हैं मैग्मा में, उसे सिंडर कहते हैं। और मैग्मा की बात करें तो मैग्मा में सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है, जो कि 80 से 90% होता है। जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलता है मैक्सिमम, और इसकी मात्रा 80 से लेकर 90% होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो मैग्मा होता है उसमें सबसे ज्यादा किस पदार्थ की मात्रा होती है, तो जलवाष्प की होती है, और कितना होता है तो 80 से 90%। इसे कोन कहते हैं, इसे सिंडर कहते हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं, उसे सिंडर कहते हैं। आगे बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वतें होती है, जिसका अपक्षय और अपर्दन से हार्समेंट यानी नष्ट होने लगता है, और जो बचा पर्वत होता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसमें ग्रोथ नहीं होता है बल्कि नष्ट होता है, यानी और अवशिष्ट पर्वत में हमेशा उसकी ऊंचाई में डिक्रीजिंग होगी, और इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जो कि हम लोग जानते हैं कि अवशिष्ट पर्वत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, वो अवशिष्ट पर्वत की उदाहरण है, क्योंकि वो बहुत लाखों वर्ष पहले की पर्वत श्रेणी है, जो कि सबसे विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये सब तो पर्वतों के बारे में जान गए। अब आते हैं भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मुख्यतः हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जहां पे आज हम लोग हिमालय को देख रहे हैं, इस क्षेत्र में सबसे पहले वहां पे एक टेथिस नामक सागर रहा करता था। टेथिस, और इसके उत्तर में और दक्षिण में 2 भूखंड थे, बहुत बड़े बड़े भूखंड थे। तो इसके उत्तर में आंग्रा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। क्या हुआ कि जब आंग्रा लैंड और गोंडवाना लैंड की अपक्षय और अपर्दन हुआ बहुत समय तक, तो इसमें जो इसके कंकड़ पत्थर मिट्टी धूल कण थे वो धीरे धीरे टेथिस सागर में गाद के रूप में जमा होने लगे, और इन दोनों भूखंडों के बीच में एक गति चल रही थी, जिसे अभी देखें हम लोग अभिसारी गति, क्योंकि वलित पर्वत का ही ये उदाहरण है। तो इसमें अभिसारी गति हो रही थी, और अभिसारी गति के कारण जैसे जैसे ये पास आ रहा था, ये जो भूखंड था, ये टेथिस सागर में जो जमा हो रहे थे मिट्टी गाद, ये सब धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और कई श्रेणियों का निर्माण किए, जो कि आज हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं। ये बहुत भूखंड, बड़े बड़े भूखंड थे, जो कि अभिसारी गति के कारण यहाँ पे जो नदी में गाद आया हुआ था वो उठने लगा और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक टेथिस सागर रहा करता था। तो उसी महासागर हिमालय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। तो यहाँ पे हिमालय के विस्तार इस क्षेत्र में हिमालय का विस्तार हुआ है। भारत में अगर हिमालय के विस्तार की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई टोटल 2400 किलोमीटर है।
यदि बात करते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय को दो तरह से बांटा गया है। एक तो उत्तर से दक्षिण की तरफ और दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी एक उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर, दोनों में चार चार भागों में बांटा गया है। जो यहाँ पे देख रहे हैं ये, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तर के भाग को ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये उत्तर दक्षिण जो कि विस्तार है उसी के पार्ट है चारों। तो सबसे पहले भाग जो कि सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि K2 गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाते हैं। ये ट्रांस हिमालय में ही है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्चतम श्रेणी है। उसके बाद इसमें एक काराकोरम दर्रा है जो कि ट्रांस हिमालय में ही पड़ता है। यदि K2 की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे उच्चतम चोटी कौन सा है, तो K2 है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन बात आती है कि क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ पे है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाक का अधिकृत क्षेत्र है। इसके इधर पाक का अधिकृत क्षेत्र है। इसी में K2 पर्वत है जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। इसीलिए वर्तमान में भारत का अगर पर्वत सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है कंचनजंगा। अगर K2 की ऊंचाई की बात करें तो K2 पर्वत की ऊंचाई 8,611 मीटर है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। उसके बाद आता है इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय में ही विश्व की सबसे उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से, नेपाल वाले इसे सागर माथा कहते हैं। अब आगे बृहद हिमालय में एक जो कंचनजंगा है वो भी बृहद हिमालय के क्षेत्र में ही आता है। जो यहाँ है इसी पे कंचनजंगा है, तो इसको भी याद रखिएगा। कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे उच्चतम चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। अब बात करते हैं, ये है, इसको कहते हैं लघु या बाह्य हिमालय। लघु या बाह्य हिमालय। इसके बाद जो सबसे दक्षिणतम है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। इससे दो क्वेश्चन आता है कि जो दून है, देहरादून का दून और हरिद्वार, वो शिवालिक हिमालय क्षेत्र में है। अब आते हैं इसको पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे है सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र को, इसको हम लोग पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी सिंधु से लेकर सतलज तक पंजाब या कश्मीर हिमालय, यह है सिंधु नदी। और सतलज से लेकर यहाँ पे है काली नदी, इस हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और काली से लेकर यहाँ पे तीस्ता नदी है, तीस्ता, इनके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग, यहां से लेकर काली से लेकर तीस्ता तक, नेपाल हिमालय।
और तीस्ता से लेकर यहाँ पे दिहांग, जो कि हम लोग नदी वाले वीडियो में पढ़े थे कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो दिहांग से लेकर तीस्ता नदी के बीच को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। और असम हिमालय में ही कंचनजंगा पर्वत है। असम हिमालय में एक पर्वत श्रेणी है, सब छोटी छोटी गारो खासी जयंतियां इसी में ही भारत की जो जनजाति है गोरो खासी जयंतियां इसी पर्वत पे निवास करती है। और जो कुमायूं हिमालय है इसमें है नंदा देवी पर्वत, देहरादून और अन्य बद्रीनाथ, गंगोत्री आदि पर्वत श्रेणियां कुमाऊं हिमालय में स्थित है। अगर पंजाब हिमालय की बात करें तो यहाँ पे है केटू पर्वत, जो ये केटू और काराकोरम दर्रा है पंजाब या कश्मीर हिमालय में है। और शिवालिक हिमालय में दून और जो हरिद्वार है वो शिवालिक हिमालय में आता है। दून और देहरादून, उत्तराखंड का दून और देहरादून। तो चलिए आज हम लोग मुख्यतः भारत के पर्वत एवं उनके प्रकार था, उनका निर्माण कैसा हुआ, उसके पीछे रीजन क्या थे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं, उनसे बनने वाले कितने क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कस किए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट ही मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।